Hello everyone, welcome back to my channel The PS Classes. So today we will be talking about Aristotle's Poetics. अब हम भी एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के लिहाज से ही समझा पाएंगे आप लोगों को. वैसे एरिस्टोटल्स पोइटिक्स काफ़ी लेंदी एक पोइटिक्स है और काफ़ी ज़्यादा वास्ट है. ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है. अब हम एज अ स्टूडेंट इसको समझे हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी एज अ स्टूडेंट समझा पाएँ. सो वीडियो थोड़ा शायद लंबा हो सकता है, प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और समझने का कोशिश करें. और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो. ओके, सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स स्ट्रेटली टॉक अबाउट Aristotle's Poetics. Now, first of all, let us talk about who was Aristotle. Aristotle is a great philosopher. He was a philosopher, poet, and writer. The word Aristotle itself means the best purpose. He was born in an affluent family. Aristotle was a pupil of Plato. He joined Plato's academy at the age of 18 and later became the tutor of Alexander the Great. He later established his own academy in Athens and delivered lectures to his students. We do not have his actual writings, but only the notes which his students had noted. And it's only from this that we get an idea of Aristotle's thoughts, belief, and what he propagated. So basically, Aristotle जो थे वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे. हर दूसरे फील्ड में एरिस्टोटल का नाम है, ना ही सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में. और एरिस्टोटल जो थे वो जो वर्ड एरिस्टोटल है उसका मतलब ही होता है द बेस्ट पर्पस. ठीक है, एरिस्टोटल काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे और वो जो थे वो प्लेटो के प्यूपिल थे, प्लेटो के स्टूडेंट थे. और जब वो 18 साल के थे तभी वो प्लेटो का एकेडमी भी ज्वाइन कर लिए थे और बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट के ट्यूटर भी बने. सो एरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के स्टूडेंट थे और अलेक्जेंडर द ग्रेट के ट्यूटर थे. ओके, सो जितना भी उनका वर्क्स है वो सब उनके डायरेक्ट वर्क्स हम लोगों के पास नहीं है. जो भी है वो लोग उनके जो स्टूडेंट्स ने नोट किया था वो सब हम लोगों के पास है. ओके, नाउ मूविंग ऑन. Although we have a lot of his views on poetry and poets, yet there is a very little we know on his views on comedy because not much has survived. अब हम लोगों के उनके पोइट्री, पोएट्स, ट्रेजेडी ये सब पे व्यूज़ तो मालूम है, लेकिन कॉमेडी पे उनका ज़्यादा व्यू नहीं मालूम क्योंकि ज़्यादा सरवाइव नहीं किया है. ओके, अब लेट अस डायरेक्टली टॉक अबाउट हिज पोइटिक्स. सो एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ क्रिटिसिज्म बोला जाता है. अब ये कौन बोला था? जॉन ड्राइडन ने एरिस्टोटल को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म बोला था. ओके, अब जॉन ड्राइडन को भी फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है और सैमुअल जॉनसन कॉल्ड जॉन ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, दैट इज कि T.S. Eliot इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म. Okay, so Aristotle is the father of criticism, John Dryden is the father of English criticism, and T.S. Eliot is known as the father of modern criticism. Okay, now moving on. Aristotle जो poetics है एरिस्टोटल का वो 26 चैप्टर्स में डिवाइडेड है. ठीक है, अब ये चैप्टर 1 से लेके 4 तक ये जो है ये एपिक पोइट्री, कॉमेडी, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेजेडी, बेसिक कन्वर्सेशन ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग, ये सब के बारे में है, डील करता है. चैप्टर 1 to 4 डील्स विद एपिक पोइट्री, कॉमेडी, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेजेडी एंड बेसिक कन्वर्सेशन ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग.
Now chapter 5 exclusively deals with epic poetry. Chapter 5 जो है पूरी तरह से epic poetry से डील करता है. चैप्टर 6 to 19 जो है वो ट्रेजेडी से डील करता है. डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, वैल्यू ऑफ ट्रेजेडी, इम्पोर्टेंस, आइडियल ट्रेजिक हीरो एंड एटसेट्रा. मतलब एवरीथिंग अबाउट ट्रेजेडी इज डेल्ट विथ फ्रॉम चैप्टर 6 to chapter 19. Now moving on, chapter 20 to 22 is about poetic diction. चैप्टर 20 से लेकर 22 तक पोएटिक डिक्शन के बारे में बात करते हैं एरिस्टोटल. देन 23 to 25 इज अबाउट हिस्ट्री, कॉमेडी एंड एपिक पोएट्री अगेन. सो फिर लास्ट जो चैप्टर है 26, यहाँ पे जो है एरिस्टोटल प्रूव करते हैं ट्रेजेडी का सुपीरियरिटी. ओके, ही प्रूव्स दैट ट्रेजेडी इज सुपीरियर. नाउ व्हाट इज ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ये डेफिनेशन हर किसी को याद होना चाहिए. सो आई वुड रिकमेंड प्लीज राइट इट डाउन. ओके, सो ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन नॉट ऑफ पर्सन्स और प्लेसेस बट ऑफ लाइफ एंड एक्शंस ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन अ लैंग्वेज imbalanced with each kind of artistic ornament found in the several part of the play, not in the form of narrative but in the form of action, effecting pity, fear and proper purgation. So I repeat, according to Aristotle, tragedy is an imitation not of a person, places, but of life and actions of certain magnitude in a language imbalanced with each kind of artistic ornament found in the several part of the play, not in the form of narrative but in the form of action, effecting pity, fear and proper purgation. I hope you have noted. If not, you can pause the video and note the definition. Okay, now moving on. In every tragedy, according to Aristotle, in every tragedy it should have some essential parts. Now what are those parts? Hamartia, peripecia, anagnorisis, catharsis and ideal tragic hero. Okay, now what are the 6 essential parts? If it is asked what are the 6 essential parts of an ideal tragedy, then it is plot, character, thought, diction, music, spectator. I repeat, plot, character, thought, diction, music and spectator. Okay, Aristotle and other great Greek writers believed that tragedy is the only truth of life, not comedy. अब ये लोग इस व्यू के थे कि ट्रेजेडी जो है वो रियल लाइफ मतलब रियल ट्रूथ है, नॉट कॉमेडी. अब इसका हम आप लोगों को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, सो यू माइट अंडरस्टैंड. जब हम लोग ट्रेजेडी देखते हैं, कोई ट्रेजेडी देखते हैं, तो उस हीरो के कंडीशन को देख के हमें दया आता है और कहीं ना कहीं हम उस हीरो से रिलेट करते हैं और हम दुखी होते हैं. तो इससे क्या होता है, वी यूनाइट, राइट, वी यूनाइट when we watch a tragedy or something tragic happens with somebody, we unite with them. और कॉमेडी के टाइम क्या होता है, जब हम लोग कॉमेडी देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ किसी का मजाक बनता है और उस मजाक बनते हुए देख के, या किसी को कोई गिर जाता है, किसी को थप्पड़ कोई मार देता है और उस चीज़ को देख के हम लोग खुश होते हैं. और इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग उससे दूर होते हैं. हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, आई कांट बी इन दैट प्लेस, I cannot be the person who is being hit. So हम कहीं ना कहीं उससे अपार्ट हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब सपोज किसी को टीज करते हैं अपने स्कूल या कॉलेजेस, कहीं पे किसी को टीज करते हैं कुछ बोल के, तो उससे क्या होता है कि हम लोगों को खुशी मिल जाता है, किसी किसी को वो कॉमेडी हो जाता है हम लोगों के लिए, और इससे क्या होता है हम दोनों के बीच एक डिस्टेंस बढ़ गया. ठीक है, सो वी डिपार्ट. कॉमेडी डिपार्ट्स पीपल एंड ट्रेजेडी यूनाइट्स. उसी जगह उसके साथ किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो रहा है तो हम लोग सिंपथाइज करते हैं, मदद करने जाते हैं. दैट इज द वे वी यूनाइट. ओके, सो एरिस्टोटल एंड अदर ग्रेट ग्रीक राइटर्स वेर ऑफ द व्यू दैट ट्रेजेडी यूनाइट्स एंड कॉमेडी सेपरेट्स. Now let us talk about the 6 essential part of a tragedy in detail.
सो पहला है प्लॉट। प्लॉट क्या है? प्लॉट को बोला जाता है एसेंस ऑफ ट्रेजेडी, और या बोल सकते हैं कि सोल ऑफ ट्रेजेडी। प्लीज रिमेंबर, प्लॉट इज सेड टू बी द सोल ऑफ ट्रेजेडी। एक प्लॉट में प्रॉपर बिगिनिंग होना चाहिए, प्रॉपर मिडिल होना चाहिए और प्रॉपर एंड भी होना चाहिए। अब प्लॉट जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला है सिंपल प्लॉट, दूसरा है कॉम्प्लेक्स प्लॉट। अब सिंपल प्लॉट क्या होता है? सिंपल प्लॉट में सिंपल सा कैरेक्टर होता है, उसमें कोई ट्विस्ट या टर्न्स या सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं होता है। शुरू से जो दिखा दिया वही एंड में भी वही होता है। ऐसा नहीं है कि शुरू में अगर हीरो अच्छा है तो एंड में जाके बुरा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ जो सिंपल सा स्टोरी है वैसे ही चलता है। दैट इज कॉल्ड अ सिंपल प्लॉट। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स प्लॉट? कॉम्प्लेक्स प्लॉट में जो है हेमर्शिया होता है, पेरिपेशिया होता है, एनाग्नोसिस भी होता है, कैथारसिस भी होता है, राउंड कैरेक्टर होता है, सस्पेंस होता है, सरप्राइज होता है। मतलब सिंपल प्लॉट का एग्जैक्ट ऑपोजिट इज कॉम्प्लेक्स प्लॉट। अब एरिस्टोटल के हिसाब से एक तीसरा टाइप का भी प्लॉट होता है जो होता है कि एपिसोडिक प्लॉट, और इसको वो सबसे बोरिंग प्लॉट मानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो दो टर्म है ये वैसे तो शुरुआत एरिस्टोटल से हुआ है, बट इसका जो प्रॉपर नाम दिया गया है फ्लैट कैरेक्टर एंड राउंड कैरेक्टर, ये E.M. फॉर्स्टर के द्वारा दिया गया है इन एस्पेक्ट ऑफ अ नॉवल। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ अ नॉवल जो E.M. फॉर्स्टर ने लिखा है उसमें क्लैरिटी के साथ फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, या ये टर्म्स को यूज किया गया है। सो फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है? एक फ्लैट कैरेक्टर को एक गिवन प्रॉपर रोल दे दिया जाता है, उसमें कोई सस्पेंस, कोई चेंज, कोई ट्विस्ट कुछ नहीं आता, वो हो गया फ्लैट कैरेक्टर। अब राउंड कैरेक्टर हमारे कैसे होंगे? जैसे हिथक्लिफ, आएगो, ये लोग शुरुआत में तो एकदम अच्छे दिखेंगे आपको, एंड में जाके कहीं ना कहीं इतना मतलब चेंज आ जाता है, मर्डर कर देते हैं, कुछ खूंखार एकदम बन जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड राउंड कैरेक्टर, जो शुरुआत में तो कुछ दिखते हैं बट जाते जाते बाद में बदल जाते हैं और बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करने लगते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट or essential part of a tragedy. So the second is character. Character should be appropriate. Appropriateness होना बहुत ज़रूरी है। Characters representing role actually be relatable. अब कैरेक्टर अगर सोच लीजिए कि हम किसी किंग का कैरेक्टर किसी को प्ले करने दिए हैं और वो दिखता है कोई चपरासी जैसा, तो इट वॉन्ट फिट द रोल, राइट? तो अगर हम किसी को ट्रेजेडी कोई चल रहा है और कोई ट्रेजेडी का जो हीरो है वो कोई किंग है, तो वो प्रॉपर मस्क्यूलर होना चाहिए, पूरा किंग लाइक उसका गेटअप होना चाहिए, लुक होना चाहिए, देन ओनली ही कैन बी अ प्रॉपर कैरेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज अ कैरेक्टर शुड बी लाइफ लाइक। अब कैरेक्टर इतना भी अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। कोई किंग है और वो मतलब इंसान ही है ना, लाइफ लाइक होना चाहिए। अभी उसको कोई सुपर पावर हम दे दिए तो वो अनरियलिस्टिक हो गया। सो कैरेक्टर शुड बी लाइफ लाइक। हीरो शुड हैव हाई स्टैंडर्ड। हीरो का जो है स्टैंडर्ड भी हाई होना चाहिए। कोई रॉयल फैमिली से होना चाहिए, कोई किंग वगैरह या कमांडर, ऐसा कुछ होना चाहिए। कोई ऐसे हीरो जो है वो लो क्लास का नहीं हो सकता है। हीरो शुड हैव हेमर्शिया। हेमर्शिया क्या है? ये हम लोगों की एक गलत फहमी है। हेमर्शिया हम लोग सोचते हैं कि कोई एकदम कुछ नया सा कुछ है, लेकिन नहीं, हेमर्शिया हर किसी में होता है। वो एक ह्यूमन ट्रेट है, ठीक है। हेमर्शिया जो है ह्यूमन ट्रेट है, और जब एक्सेस हेमर्शिया हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, हेमर्शिया जो है समटाइम्स इन एक्सेस, जब वो एक्सेस हो जाता है तो वो ट्रेजेडी में बदल जाता है। हेमर्शिया मतलब होता है ट्रेजिक फ्लो। हेमर्शिया जो है एक ह्यूमन ट्रेट है जिसका मतलब होता है ट्रेजिक फ्लो, और इसको एसी ब्रेडली जो है उन्होंने फेटल फ्लो कहा है, ठीक है। एसी ब्रेडली टर्म्ड हेमर्शिया एज अ फेटल फ्लो। प्लीज मार्क इट, एसी ब्रेडली टर्म्ड हेमर्शिया एज अ फेटल फ्लो. Now, hemercia is a human trait which sometimes in excess makes you the subject of tragedy. अब ये जो है ये डेस्टिनी का पार्ट है. It is a part of destiny that we do some error of judgment, और जिस वजह से हम लोगों को
ट्रेजेडी में फंसना ही होता है। अब कुछ कैरेक्टर्स के साथ, ट्रेजिक कैरेक्टर्स के साथ हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि हेमलेट का क्या हेमर्शिया था, वो बहुत ज़्यादा सोचता था, ठीक है। ओथेलो वो ओवर पॉजेसिव हो गया था प्यार में। मैकबेथ वो ओवर एम्बिशियस था। किंग लियर ओल्ड एज फ्रीमोर्टी, मतलब बूढ़ा था और उसको चाहिए था कि मेरे को सब पेम्पर करे, प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, हमेशा मेरा चापलूसी करते रहे। सो वो उसका हेमर्शिया था। डॉक्टर फॉस्टस भी ओवर एम्बिशियस था। जूलियस सीजर ओवर कॉन्फिडेंट था। अब ये जो है, इसमें एक टर्म आता है हब्रिश। हब्रिश भी एक तरह का हेमर्शिया है, जिसका मतलब होता है टू बी ओवर प्राउड, ठीक है। ओवर प्राउड होना इज ऑल्सो ए हेमर्शिया which is said to be hubris. Okay, now next is peripecia. Peripecia क्या होता है? Peripecia is reversal of fortune. जब fortune का reversal होता है, reversal of fortune, जैसे किसी के साथ कुछ अच्छा होते होते अचानक बुरा हो जाता है, and that is peripecia. Now anagnorisis, रियलाइजेशन ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग। जब हम लोग को रियलाइज हो जाता है, या कैरेक्टर बोलिए, ट्रेजिक कैरेक्टर रियलाइज हो जाए क्या गलत किया, दैट इज एनेग्नोरिसिस। कभी कभी ये पेरिपेशिया से पहले होता है और कभी कभी ये पेरिपेशिया से बाद होता है। नाउ मूविंग ऑन इस कैथारसिस। अब कैथारसिस जो है, ये एक सिंपल वर्ड्स में अगर बोले, क्लैरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, परगेशन थ्योरी है। कैथारसिस में क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ का हम लोग को क्लैरिटी मिलता है, फिर हम लोग क्लैरिटी जब मिल जाता है, मतलब रियलाइज़ होता है कि गलती क्या है। जब गलती रियलाइज़ होता है तो हम लोग उसको सुधारने का कोशिश करते हैं और फिर हम लोग जो है सुधार लेते हैं और परगेट हो जाते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं कैथारसिस। एक सिंपल सा वर्ड्स में बताते हैं। हम लोग मूवी हॉल जाते हैं, ठीक है, मूवी देखते हैं। कोई सैड सा मूवी होता है, जैसे कि कोई भी मूवी, ओके, रैंडमली कुछ भी मूवी आप लीजिए, आप मूवी देखें। आपको मूवी देखने के बाद कोई एक अगर रोना धोना वाला सीन चल रहा है उधर, आपको भी कहीं ना कहीं रोना आ जाता है, जबकि आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, कुछ नहीं, और आपको पता है कि वो फिक्शनल कैरेक्टर है, उसके बावजूद आपको उस सीन को देख के या उस मूवमेंट में रोना आ जाता है। वो क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ कैथारसिस। क्योंकि उस जो पर्टिकुलर सीन को आप अपने, मतलब ना चाहते हुए भी अपने लाइफ में रियलाइज करने लगते हैं, आपको कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर लेते हैं। दैट इज कैथारसिस। व्हेन यू रियलाइज, व्हेन यू ट्राई टू मेक इट राइट, and then you purgate, and that is called catharsis. Next is thought. अब थॉट जो है वो यूनिवर्सल होना चाहिए और ग्रेट होना चाहिए। अब ये जो एक चीज़ है, ये इनबॉर्न होता है, ठीक है। बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ते हैं तो ये थॉट आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिक्शन। डिक्शन क्या होता है? डिक्शन जो है वो लैंग्वेज है जो हम लोगों को हेल्प करता है, विच विल हेल्प टू डिलीवर योर थॉट। थॉट को डिलीवर करने के लिए जो एक लैंग्वेज का यूज होता है, दैट इज डिक्शन। अब अगर एग्जाम्पल लेके बताते हैं हम, जैसे कि हम अच्छा ही सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं। अगर हम प्रॉपर वर्ड्स का यूज करके आपको नहीं समझाएंगे और इंस्टीड हम कुछ गाली गलौज करके आपको समझाने का कोशिश करेंगे, क्या आपको समझ आएगा? नहीं आएगा, राइट। तो दैट इज द वे। भले ही हम आपका भला करना चाह रहे हैं, लेकिन हम तरीका गलत चूज करें, वर्ड्स गलत चूज करें, तो वो बहुत अभी हम समझा रहे हैं, हम हिंदी में नहीं समझा के या सिंपल वर्ड्स में नहीं समझा के भारी भारी वर्ड्स का यूज़ करने लगे, तो क्या आपको समझ आएगा? नहीं, आपको नहीं समझ आएगा। तो फिर क्या होगा कि गलत हो जाएगा। तो दैट इज द वे। डिक्शन का मतलब होता है लैंग्वेज विच विल हेल्प टू डिलीवर योर थॉट। अब वर्ड्स मस्ट बी यूज्ड प्रॉपरली। वर्ड्स को कब, कहाँ, कैसे यूज करना है, ये पता होना जरूरी है। अब अगर हम बोल रहे हैं शी इज अ गर्ल, उसके जगह हम बोले सी गर्ल, तो आपको समझ आएगा? नहीं, सेंटेंस गलत है। तो वर्ड्स हम प्रॉपर तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। ना इसका भी एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कलेक्शन, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। पहले हम वर्ड्स कलेक्ट करते हैं, वर्ड्स ऑलरेडी है, राइट। तो वर्ड्स कलेक्ट करते हैं, फिर उनमें से वर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर वर्ड्स को अरेंज करते हैं। अब एक वर्ड है जो डिक्शन के मामले में पता होना जरूरी है, दैट इज पर्पल बैच।
बोला जाता है कि पर्पल बैच नहीं होना चाहिए। अब पर्पल बैच किसको बोलते हैं? कोई ऐसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ है जिसमें भर्ती बॉम्बास्टिक वर्ड्स है, जितना मतलब बड़ा बड़ा भारी भारी वर्ड्स आप डाल सकते थे सब आप एक पैराग्राफ में डाल दिए, तो दैट इज नॉन एज पर्पल बैच। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी लिखते वक्त ऐसा करना इज लाइक समझ में ही नहीं आएगा ना किसी को, तो फायदा नहीं है। तो इसीलिए कॉमन वर्ड्स का यूज करना चाहिए। वर्ड्स जो बहुत पुराने हैं उन्हें भी यूज नहीं करना चाहिए, वर्ड जो बहुत न्यू हैं उन्हें भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर हम लोग लिख रहे हैं किसी को पढ़ने के लिए लिख रहे हैं, राइट? किसी को पढ़ के समझ में ही नहीं आएगा तो लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इसीलिए यूज कॉमन वर्ड्स, नॉट वेरी ओल्ड और वेरी न्यू वर्ड्स। ओके ना, पोएटिक्स जो है वो थॉमस ट्विनिंग के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था 1789 में। दिस इज अगेन अ डिड यू नो फॉर यू। पोएटिक्स was translated by Thomas Twining in 1789. Okay, the next essential part of a tragedy is music. Now music क्या करता है? Enhance our emotion, makes us understand certain scenes. अब हम लोग सीरियल्स देखते हैं, राइट? सीरियल्स में क्या होता है कि यूजुअली कोई अगर कनेक्ट नहीं भी कर पा रहा है ना, किसी का डेथ होता है तो बैकग्राउंड में एक अजीब सा सैड म्यूजिक बजने लगता है, और जब सैड म्यूजिक बजने लगता है तो हम लोग ज़्यादा उस बारे में सोचने लगते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग को भी फीलिंग्स आने लगता है, राइट? जब कुछ एकदम सस्पेंस वाला कुछ होता है तो एकदम सस्पेंस वाला म्यूजिक बजने लगता है। तो म्यूजिक का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है फॉर catharsis, you can say, to make us understand the tragedy, or I mean anything, we need to have a music spectacle. ऐसे तो बोला जाता है कि एलिजिबल ऑडियंस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, कॉमन लोग ही देखते हैं, तो कॉमन लोग जैसे जिस चीज़ को समझ पाए उस तरह से ही परफॉर्म करना ज़रूरी है, ठीक है? तो ऐसा ट्रेजेडी लिखना चाहिए जो लोग समझ पाएं, फील कर पाएं और परगेट कर पाएं। ओके, एरिस्टोटल जो थे वो एक रियलिस्ट थे, और उनके हिसाब से मतलब उनको ऐसा लगता था कि आर्ट जो है वो डिलाइट पहले करना चाहिए, इंस्ट्रक्ट बाद में। अब ये 3 हम इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, प्लीज नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ठीक है, प्लेटो जो थे वो एक आइडियलिस्ट थे। प्लेटो वॉज एन आइडियलिस्ट एंड फॉर हिम आर्ट शुड इंस्ट्रक्ट। प्लेटो वॉज एन आइडियलिस्ट एंड आर्ट शुड इंस्ट्रक्ट। फॉर हिम आर्ट शुड इंस्ट्रक्ट। नाउ moving on, Aristotle. Aristotle was a realist. He said art should delight first, then instruct. उनके हिसाब से art should delight first and then instruct. Now next is Horace. According to Horace, art should both delight and instruct at the same time. Okay, remember this. प्लेटो के हिसाब से इंस्ट्रक्ट करना चाहिए आर्ट, एरिस्टोटल के हिसाब से डिलाइट करना चाहिए, और होरास के हिसाब से डिलाइट और इंस्ट्रक्ट दोनों करना चाहिए. So I hope Aristotle's poetics is somewhat clear now. और अगर कोई और डाउट हो आप लोगों को then please comment down below. हम ट्राई करेंगे सारे डाउट्स क्लियर करने का. और अगर इसका आपको नोट्स भी चाहिए then also let me know. हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कर देंगे. And if you like the video then please share it with your friends. Let them also be benefited. Please like it and subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching. Stay tuned for more such videos.